अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बगैर देर किए हुए मुमरा के हर दिल अजीज इमले माननीय जितेंद्र आवाड साहब से मैं बाअदब गुजारिश करता हूं कि आप आए और 2 मिनट में अपने दुआया कलिमात से हम सबको नवाज दें। माननीय जितेंद्र आवाड साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करो। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा माननीय जितेंद्र आवाड साहब की सदारत में सरपरस्ती में अभी कल हुआ। इस जलसे में आए हुए प्रमोद कृष्णन जी, सभी का नाम नहीं लेता हूं कि वक्त कम है, शासन अपना नहीं है और पुलिस भी अपनी नहीं है। मैंने तो एक नई घोषणा ढूंढ ली है कि ये शासन हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। तो मैं सीधे नदीम फारूक जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी इनकी पहचान लगभग अभी 8-1 साल हो गए। हमारे मुशायरे के पहले नाज़िम अनवर जलालपुरी हुआ करते थे, लेकिन शमीम भाई जो हमारे अध्यक्ष है, हमारे बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुमरा में नदीम फारूक जी को पेश किया और उनका अदब, उनकी तहजीब सुन के वो हर साल कोई नया लेके आते हैं। कुछ दिनों पहले हम दादरी गए थे। जब दादरी की याद आती है तो मुशायरे की याद तो बाद में आएगी, लेकिन पहली याद अखलाक की आएगी। लेकिन उसी दादरी में उर्दू जबान का वो रिकॉर्ड किया गया जो मुझे नहीं लगता नदीम भाई सालों साल कोई तोड़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे नदीम भाई के बारे में जितना कहना है उसके बराबर में एक और आदमी का नाम मुझे लेना है, वो उनके अजीज दोस्त संजय भाटी जी। यह भारत की पहचान है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे हिंदुस्तान की क्या पहचान, साथ रहते हैं हिंदू मुसलमान। संजय भाटी नदीम भाई के पीछे खड़े रहे, पूरे ताकत से खड़े रहे। सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होता है, पूरी ताकत से खड़ा रहना पड़ता है, खीसे में हाथ डालना पड़ता है और पूरी ताकत से उनको खड़े करके जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पे था, मुझे फक्र है कि एक मुमीन उर्दू भाषा के ऊपर जान लगाने वाला हिंदुस्तान के नाम पे लेके आया। फक्र। ये उर्दू किसकी भाषा है? क्या ये उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है? इस मिट्टी में जन्मी हुई, इस मिट्टी में जिसकी पैदाइश हुई, वो अगर इकलौती भाषा कोई है तो वो है उर्दू भाषा। लेकिन कुछ चंद लोगों ने उसी भाषा को एक टोपी पहना दी और थोड़ी सी दाढ़ी लगवा दी और ठप्पा मार दिया, ये मुसलमानों की होगी। लेकिन उसकी तहजीब, उर्दू भाषा में जो मोहब्बत दिखती है, मुझे नहीं लगता कि किसी और भाषा में उतनी मोहब्बत और तहजीब दिखती। मैं तो हरदम सोचता हूं कि हिंदू सीख ही
लेकिन ये कमबख्त सियासत से वक्त मिले तो ना। लेकिन वो भाषा में इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि भारत के संगीत इतिहास में जितने भी गाने लिखे गए हैं, उन गानों को अगर उर्दू मुलामा नहीं चढ़ता तो मुझे नहीं लगता वो गाने हमारे जबान पर रहते। जैसे कोई वो ब्रेथलेस गाया था, ब्रेथलेस, कौन गाया था वो ब्रेथलेस? ब्रेथलेस शंकर महादेवन। किसी को याद है वो ब्रेथलेस क्या गाया था? याद है किसी को? लेकिन मोहम्मद रफी साहब का कोई गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा है तो जबान पे आ जाता है। जो मिठास, शब्द का इस्तेमाल, लफ्ज का इस्तेमाल, ये सब उर्दू के माध्यम से ही आया। और जो अमीरी भारत के सिनेमा के गानों को मिली वो सिर्फ उन शायरों की वजह से मिली जो शायर उर्दू में लिखा करते थे। और इसीलिए ये मुशायरे सिर्फ मुशायरे के तौर से नहीं देखने चाहिए, ये हमारे संस्कार और संस्कृति का प्रदर्शन है। मुशायरे मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं और ये पैगाम आज के दिन की आवश्यकता है, क्योंकि हम मोहब्बत भूलने लगे हैं। हमको सिखाया जा रहा है कि मोहब्बत भूल जाओ। अब तो हम गाय से, इंसान से ज्यादा गाय से मोहब्बत करने लगे हैं। इंसान मर जाए तो चलेगा, लेकिन गाय जिंदा रहनी चाहिए। ये बात अखलाक के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं सुबोध कुमार सिंह के लिए कह रहा हूं, जो अखलाक के जिन्होंने मारा था अखलाक को, उनको सजा देने के लिए दिलो मन से काम कर रहा था। ये मैं नहीं बोल रहा, उसका बेटा और उसकी बहन बोल रही है कि एक ही वजह से सुबोध को मारा गया, क्योंकि वो अखलाक के जो हत्यारे थे उनको फांसी के तख्त तक पहुंचाना चाहता था। अगर यही अवस्था रही इस देश में तो ये देश एक नहीं रह सकता। ये देश आज नहीं तो कल टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उसे हम बंटने नहीं देंगे। उसे हम बंटने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने यह आजादी हमको नहीं दी थी। यह आजादी हमको गांधी नेहरू ने दी थी जब तुम भगोड़े थे, जब तुम अंग्रेजों से हाथ मिला रहे थे, तब यह आजादी हमें गांधी नेहरू ने दी थी। हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन इस देश को टूटने नहीं देंगे। ये कसम आज हमें खानी पड़ेगी। हमारी आपस की सियासत बंद करो। मैं आप सभी भाइयों से कह रहा हूं, मैंने कल मुमरा में भी यही बात कही कि अपनी आपस की सियासत बंद करो। देश खतरे में है, देश खतरे में है। आपने देखा राफेल में क्या हुआ, 526 करोड़ रुपए का 1670 में खरीद लिया। यानी 1 रुपए की चाय इधर मिलती है तो नाके पे 3 रुपए में खरीद ली। पूछने का नहीं कि नाके पे 3 रुपए पे कैसी मिली। भाई मैंने खरीदी है ना, तू कैसे पूछेगा? भाई बैठे ना ऊपर, भाई। सीबीआई में 2 अधिकारियों की लगवा दी, राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा। क्यों? क्योंकि आलोक वर्मा प्राइस की जांच करने वाला था कि 1 रुपए का चाय 3 रुपए में काहे को दिया भाई? तो आलोक वर्मा को उठा के फेंक दिया। इलेक्शन का कमीशन 11 बजे पत्रकार परिषद लेने वाली थी, पता चला 2 बजे गप्पू शेर और डप्पू शेठ की एक मीटिंग होने वाली है। और गप्पू शेठ और डप्पू शेठ की मीटिंग होने वाली है तो इलेक्शन कमीशन ने बोला अभी हम बात नहीं करेंगे, 3 बजे बात करेंगे। भाई इलेक्शन कमीशन के कठपुतली है। और इलेक्शन कमीशन 3 बजे पत्रकार परिषद लेती है, 2:45 बजे आईटी सेल जाहिर कर देता है कि 11 सितंबर को चुनाव होने वाला है। क्या मजाक रखा।
जिन संस्थाओं के ऊपर भारतीय गणतंत्र रखा गया है, उन संस्थाओं को खत्म करने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यही हालत है। 12 जनवरी 2018 में 4 न्यायाधीश उठ के बैठते बाहर आके कहते हैं पत्रकारों से, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अलबेल नहीं है, यहां बाह्य शक्ति का नियंत्रण होने लगा है। कौन है यह बाह्य शक्ति? आरबीआई में क्या चालू है? क्यों गया उर्जित पटेल? क्यों गया अरविंद सुब्रमण्यम? क्यों गया सुरजीत भल्ला? क्योंकि आरबीआई का गला घुटने का काम गप्पू सेठ और ढप्पू सेठ करना चाहते हैं। ये गप्पू सेठ और ढप्पू सेठ मालूम है ना कौन है? कि बताना पड़ेगा। ये 2 ही गप्पू सेठ और ढप्पू सेठ है, और तो दुनिया में सब भिखारी बन गए, निकाल ही लिया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। पैसा है क्या जेब में? अकेले के गप्पू सेठ और ढप्पू सेठ की, उसकी चिंता मत करो। और इसीलिए मैं भले ही अबू हाशिम के यहां आया हूं, यकीन मानो समाजवादी के जितने दोस्त बैठे, मुझे बार बार बुलाया जाता है, आप आइए बात करिए, मैं कभी नहीं आता हूं। अबू भाई को शौक है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का, आते हैं, कब्रिस्तान के ऊपर बात करते हैं, कभी किस पे बात करते हैं, लेकिन यहां चाहे कुछ भी हो, अबू भाई के खिलाफ जितेंद्र अवार्ड कभी नहीं आए, क्योंकि कुछ मर्यादा हमें पालने पड़ेगी। अगर हमने हमारा दुश्मन तय नहीं किया तो हम बिना वजह मारे जाएंगे। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन मोदी नहीं है। हमारा दुश्मन जिस विचारधारा से मोदी का जन्म हुआ है, वो विचारधारा को हमें खत्म करना है। जिस दिन वो विचारधारा खत्म हो जाएगी, फिर से कभी इस देश में मोदी पैदा नहीं होगा। हमारी लड़ाई मोदी से नहीं है। मोदी गप्पू सेठ और डप्पू सेठ आएंगे और जाएंगे, लेकिन वो विचारधारा खत्म हो जाएगी। और इसीलिए अबू भाई को मेरा सलाम बोल देना, बोला आए थे तुम्हारे बारे में अच्छी बात करके गए। अबू भाई की नुमाइंदगी मुस्तकीम खान साहब कर रहे हैं, उनकी जगह पे आए हैं मुस्तकीम भाई। ऐसा है, मुस्तकीम भाई हो, फहद आजमी है, मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी हैं। मैंने तो बोल दिया ना, स्टेज ही समाजवादियों का है। नहीं, ये सब हर स्टेज ऐसा है। मुझे आदत पड़ गई है कि दुश्मन के मोहल्ले में जाके दुश्मनों को जीत लेना। शेर अपना अकेला घूमता है, फिर गली को अपना बना लेता है। मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता कि मेरे पीछे कौन बैठा है। मुझे तो ये मालूम है कि मेरे पीछे सिर्फ प्रमोद कृष्णन बैठे हैं। बहुत खूब। इन्हीं लफ्जों के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास वक्त कम है, फिर से बात एक एक कहूंगा कि यह शासन हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, 10 बजे खींच लेगी, मुशायरा बंद हो जाएगा। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना। केएम फाउंडेशन के सदर अब्दुल सलाम भाई, अब्दुल समी अंसारी, अब्दुल हफीज खान, अब्दुल हफीज मलिक साहब, ये माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब का इस्तकबाल करेंगे, गुलदस्ता देंगे, अवार्ड देंगे। मैं थोड़ी देर के लिए